21 राज्यों के 102 सीटों पर थमा प्रचार। मतदान कल, जनता तय करेगी 1625 उम्मीदवारों का सियासी भाग्य। तमिलनाडु में नीलगिरी के चाय किसानों का चुनाव बहिष्कार। अधूरी मांगों को लेकर किया चुनाव का बहिष्कार का ऐलान। 39 सीटों वाले राज्य में कल मतदान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13वीं सूची की जारी। नारायण राणे को रत्नागिरी से मिला टिकट। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका। 26 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश और बर्फबारी के साथ ही अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। अगले सप्ताह ही राहत के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। ऐसे में देवभूमि की हरिद्वार सीट सबसे अहम मानी जा रही है। ये सीट न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी मायनों में भी खास है। बात अगर इस सीट की हो तो यहां से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए सारे समीकरण। लोकसभा चुनाव के दंगल में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट कई मायनों में बेहद अहम है। विश्व प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व रखने वाला हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की चुनावी जंग भी खास है। ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस संसदीय सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा प्रत्याशी के साथ वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए सब कुछ झोंक दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैडर वोट के साथ साथ जनता के बीच जाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 14 विधानसभा क्षेत्र में से 6 पर भाजपा के विधायक हैं। 3 में से 2 नगर निगम पर भाजपा के महापौर हैं, जबकि जिला पंचायत और सभी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास हरिद्वार संसदीय सीट पर 14 में से 5 विधायक हैं। हरिद्वार नगर निगम मेयर पद पर कांग्रेस काबिज रही है, लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कांग्रेस केवल सदस्यों तक ही सीमित रही है। 14 अप्रैल को ऋषिकेश में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने भी काफी हद तक टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कुमाऊं और गढ़वाल में 2 रैलियां हुई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां भी उत्तराखंड में होने वाली हैं। प्रत्याशियों की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। हरिद्वार संसदीय सीट पर बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। बसपा ने हरिद्वार संसदीय सीट से मुस्लिम प्रत्याशी जमील अहमद को मैदान में उतारा। जमील अहमद मुजफ्फरनगर की 66 विधानसभा से विधायक रहे हैं। बसपा की रणनीति कैडर वोट के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी लामबंद करने की रही है। बीएसपी ने सीट पर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार भी मुकाबले में शामिल होने की पुरजोर कोशिश में रहे। संसदीय सीट पर देहरादून की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी दंगल में उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं। वहीं बात करें निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार की, तो 2022 में खानपुर विधायक क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े और भाजपा को हराकर जीत हासिल की। खानपुर विधायक तब से लगातार भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मुखर है। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जंग जोरदार है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट में चुनाव को लेकर सियासत तेज है। सभी दल चुनावी मैदान में अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। बात अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की हो तो यहां से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव काफी रोचक है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी काफी रोचक बना हुआ है। 2 बुजुर्ग प्रत्याशियों के बीच एक युवा प्रत्याशी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बनाया हुआ है। टिहरी संसदीय क्षेत्र पर देहरादून की 7 विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का भी बड़ा दारोमदार रहेगा। देहरादून की 7 विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी बढ़त बनाएगा, संभवतः संसद की राह उसके लिए आसान होगी।
देहरादून की 7 सीटों पर 8.25 लाख तो टिहरी और उत्तरकाशी जिले के साथ विधानसभा क्षेत्र में कुल 7.30 लाख वोटर हैं। नई टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक काबिज है। इस सीट पर भले ही 11 प्रत्याशी हों, लेकिन भाजपा के सिटिंग एमपी माला राज्य लक्ष्मी शाह, कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के बीच कड़ा मुकाबला है। टिहरी संसदीय सीट से राजशाही परिवार की माला राज्यलक्ष्मी शाह 3 बार सांसद बन चुकी है और चौथी बार चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला 2 बार मसूरी के पालिका अध्यक्ष रहने के साथ ही 2 बार मसूरी के विधायक भी रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना समर्थन दिया है, तो वहीं क्षेत्र में कई जगहों पर पूर्व सैनिक भी बॉबी पवार के समर्थन में चुनाव प्रचार में रहे। जोत सिंह गुनसोला और राज्य लक्ष्मी शाह के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय और युवा प्रत्याशी बॉबी पवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का जनाधार अपने ही क्षेत्र तक सिमटने के चलते मुकाबला थोड़ी 19 और 20 का है। हाथी ने भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश की है और नेमचंद छुरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया। टिहरी संसदीय सीट से जहां अपने मजबूत कैडर वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आश्वस्त हैं, तो युवा के भरोसे पूर्व सैनिक बॉबी पवार ने चुनाव प्रचार में अपनी नाव की पतवार चलाई है। ऐसे में किस प्रत्याशी के चेहरे पर जीत की मोहर लगेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट की लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक है और यहां पर चुनावी दंगल भी देखने लायक है। बात अगर यहां के प्रत्याशियों की जाए तो 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की सीट है, जिस पर चुनावी दंगल जोरदार है। गढ़वाल लोकसभा सीट में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड सामान्य पार्टी, सोशलिस्ट, यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। हालांकि 13 प्रत्याशियों में से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जातीय समीकरण कई तरीकों से मायने रखते हैं। इस सीट पर वोटों का समीकरण ठाकुर और ब्राह्मणों के वर्चस्व में बटा नजर आता है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों में मतदाता किसका रुख करेंगे, ये मतदाता ही तय करेगा। हालांकि स्थानीय लोग चुनाव में स्थानीय नेता को ही उतारने की पैरवी करते रहे और प्रचार में जनता दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दिखाई पड़ी है, लेकिन वोटों के नाम पर मतदाताओं की चुप्पी ने दोनों ही दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14 विधानसभा सीटों में से शेष 3 टिहरी जिले की 2 विधानसभा, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट शामिल है। संसदीय क्षेत्र भौगोलिक नजरिए से राज्य के 5 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस चुनावी दंगल में प्रत्याशियों को चीन तिब्बत की सीमांत क्षेत्र, नीति माड़ा, केदारनाथ घाटी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र की खड़ी चढ़ाई वाले दुर्गम स्थानों तक जनसंपर्क करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तराई क्षेत्र में कोटद्वार से लेकर रामनगर तक। और अब सीधा आपको मेरठ लेकर चलते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरुण गोविल के समर्थन में पहुंचे हुए तस्वीरें दिखाते हैं। हन सिंह कोतवाल की और 1857 के सभी अमर सेनानियों की क्रांति धरा मेरठ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बराह क्षेत्र के संस्थापक श्री कीरतपाल सिंह तोमर, कर्मवीर की सभी अमर सेनानियों की क्रांति धरा मेरठ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बराह क्षेत्र के संस्थापक श्री कीरतपाल सिंह तोमर, कर्मवीर महात्मा लटोर सिंह जी व देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अमर बलिदानी अनिल तोमर की इस पावन धारा को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, अपनी कला के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भगवान राम के अभिनय को जीवंतता प्रदान करने वाले और आज मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, माननीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष मेरठ श्री शिव कुमार राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, जिला प्रभारी मयंक अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के संयोजक कमल दत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक सतबीर त्यागी जी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री मतलोक गौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में किठौर विधानसभा क्षेत्र के इस वीर भूमि पर उपस्थित सभी बहन और भाइयों, रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस किठौर की भूमि पर आना पड़ा है। और बहन और भाइयों, कल आपने देखा होगा जब श्री अरुण गोविल जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संजोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और कल आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से उनका तिलक और अभिषेक किस रूप में हो रहा था, यह भी पूरे देश और पूरी दुनिया को अभिभूत कर रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने कल देखा है, जो आपने 22 जनवरी को देखा है, जो आपने 2020 में देखा है, पहले शिलान्यास हुआ, फिर प्रभु राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम। कल अयोध्या धाम में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, 15 लाख से ज्यादा। आप मुझे बताओ, क्या यह कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं और इसीलिए अरुण गोविल को भी लेके आए हैं। देखो, जितना भी ये हो रहा है, 1857 में धन सिंह
कोतवाल ने। बहनों और भाइयों, देश की स्वाधीनता के लिए अपनी नौकरी को ठुकरा करके देश के अमर बलिदानियों की श्रेणी में खड़ा होकर के देश की स्वतंत्रता का उद्घोष किया था। उन महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना एक ही था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। वे अपने लिए नहीं जिए थे, अपने परिवार के लिए नहीं जिए थे, उनका जीवन देश के लिए था, इस देश के लिए था, देश की स्वाधीनता के लिए था, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए था। और इस वर्तमान पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि जो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, अमर बलिदानियों ने देखा था, उस सपने को आज साकार होते हुए हमारी वर्तमान पीढ़ी देख रही है। ये विकसित भारत की जो संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये विकसित भारत दुनिया में सम्मान हो, सीमाएं सुरक्षित हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, एक गढ़ से कठोर होते हुए जो मार्ग चौर के लिए आ रहा है, 4 लेन का बन रहा है। कोई कल्पना करता था? मेरठ से दिल्ली का 12 लेन का एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां के स्पोर्ट्स आइटम को वर्ल्ड में भेजने का कार्य, ग्लोबल बनाने का काम जो हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज जो आपके यहां माहौल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरठ में भी हम लोग मेट्रो भी देने जा रहे हैं। ये जितने कार्य, ये 14 के पहले कल्पना थी। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आप सोचिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के पास संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। और बहनों और भाइयों, भारत 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान, भारत की आबादी है 140 करोड़, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ और लोग वहां भूखों मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना, भारत का समृद्ध क्षेत्र और ज्यादा भूमि भी गई, लेकिन वहां भूखों मर रहे हैं। और भारत की सरकार अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। जितना पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर करने में मदद मिली है भारत के अंदर। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और हमने तो उत्तर प्रदेश में भी किया कि आयुष्मान कार्ड किसी का अगर नहीं बना है, हमारा विधायक या सांसद या स्वयं पीड़ित व्यक्ति एक एप्लीकेशन भी भेज देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना बीमार है, मेरी स्थिति नहीं कि मैं उपचार करा सकूं। हम लोग जिन 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाया है, उस अकाउंट में सीधे पैसा भेजने का काम कर देते उन लोगों के पास। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट, 12 करोड़ गरीबों के लिए, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के फ्री में मकान,
सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मिल जाना, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल जाना, ऐसी ढेर सारी योजनाओं का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया गया। और बहनों भाइयों, ये जितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वह सम्मान बढ़ा हो, सुरक्षा बढ़ा हो, आपकी आस्था का सम्मान हुआ हो, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ये सभी कार्य हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग हटा पाते क्या? और ये धारा 370 ही नहीं हटती तो आतंकवाद भी समाप्त नहीं होता। क्या 3 तलाक की कुप्रथा को सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते क्या? अगर नारी सशक्तिकरण का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। उनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी दिया है, उनके प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय भी दिया है, और साथ साथ 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए बैन भी कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा तेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान है। ये सभी कार्य जो हो पा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसीलिए हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हम लोग इसीलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान करती है, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी करती है, किसानों को भी सम्मान देती है, महिलाओं को भी सुरक्षा देती है, व्यापारियों की खुशहाली के माध्यम से विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है, और विकास और विरासत की इस अद्भुत श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण गोविल जी को अपना प्रत्याशी बना करके मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में भेजा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने देश को कहा है कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर मेरठ चाहिए। आत्मनिर्भर मेरठ के लिए हमें विकसित मेरठ भी चाहिए। और ये जितना भी कार्य हुआ है, 12 लेन का हाईवे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आप याद करिए पारुल चौधरी यही की बेटी है ना, अभी उसने गोल्ड मेडल जीता था चीन में। चीन के खिलाड़ी को चीन की धरती पे पछाड़ करके, और हमने सीधे उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दी है, सीधे डिप्टी एसपी की। बहनों और भाइयों, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसीलिए जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे कंपटीशन में, उनके लिए तो नौकरी है ही, लेकिन जो खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी होगी, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में उनके लिए नौकरी उनका इंतजार कर रही होगी। बहनों और भाइयों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान भी है, व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर भी है, और लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने का एक अभियान भी है। दुनिया में मेरठ का स्पोर्ट्स का आइटम छा रहा है आज, और इसीलिए
अरुण गोविल को हम लेकर के आए हैं, वो मेरठ के सांसद होंगे तो फ्री में यहां का विज्ञापन करके आपको एक नई पहचान दिला देंगे। नहीं तो करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च होता है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज विजयपाल तोमर जी भी और राजेंद्र अग्रवाल जी भी इस सभा में हैं। विजयपाल तोमर जी तो संगठन के कार्य से उड़ीसा में थे, उड़ीसा में सीधे कल शाम को ही वे आए हैं और यहां पर रह करके आज वह अरुण गोविल के समर्थन में अपने गांव में यहां पर आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी और मैं दोनों लोग तो बहुत दिनों तक सांसद थे। लगातार वे मेहनत करते थे, काम करते थे, विकास के लिए लगे रहते थे, लगातार काम करते थे और आज उनका भी सानिध्य श्री अरुण गोविल जी को प्राप्त हो रहा है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत चाहिए, न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ प्राप्त कर सके और देश के बारे में वही सोचेगा जिसके लिए देश प्राथमिकता हो, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए हम कहते हैं चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच में है। जिन लोगों के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, बहनों और भाइयों, वे लोग इस चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, लेकिन जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए पूरे देश के अंदर एक आवाज है कि फिर एक बार अब की बार। और बहनों और भाइयों, जिसने कल भगवान सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलना होगा कि जो राम को लाए हैं, सब सहमत है ना? सब सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। और यहां पे तो भगवान राम के रोल को जीवंत करने वाले स्वयं श्री अरुण गोविल आपके प्रत्याशी बनकर के आए हैं। अरुण गोविल बनकर के घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के 26 अप्रैल के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे। सभी लोग करेंगे। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, कठिन होता है। एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग है। बहनों और भाइयों, अत्यंत कठिन होता है एक एक गांव में जाना, एक एक वार्ड में जाना। पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, संगठन की योजना रचना होती है, उसी में इंटरव्यू होते हैं, उन्हीं में तमाम अन्य कार्यक्रम होते हैं, प्रबंधन होता है। और इसी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर, स्वयं अरुण गोविल बनकर के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अरुण गोविल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मेरठ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तराखंड के सियासी रण में हर किसी की नजर है। जहां नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है, तो वोटर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। यहां से भाजपा के सिटिंग एमपी अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनाव मैदान में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के सियासी रण में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है। वोटर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। कुमाऊं में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही अन्य पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत की आस लगाए बैठे हैं। यहाँ से भाजपा के सिटिंग एमपी अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में है। उधम सिंह नगर के साथ ही नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का गठन 2008 में हुए परिसीमन के बाद हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, तो वहीं उधम सिंह नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं भौगोलिक दृष्टि से उधम सिंह नगर का खटीमा शहर नेपाल से लगा हुआ है और इसका काफी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। नैनीताल जिले में 5 और उधम सिंह नगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर तराई इलाके की विधानसभा सीटों के मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट उत्तराखंड के 2 जिलों को मिलाकर बना है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर ग्रामीण आबादी 63.11% है, जबकि शहरी आबादी 36.89% के करीब है। 16.8% अनुसूचित जाति, 5.17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 15 से 18% राजपूत और ब्राह्मण है, जबकि 17 से 18% लगभग ओबीसी की आबादी है। इस सीट को लेकर एक ये भी दावा है कि यहां से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता है, केंद्र में इस दल की सरकार बनी है। कुमाऊं में भाजपा प्रत्याशी ने टिकट फाइनल होने के बाद से तूफानी चुनाव प्रचार किया, तो समर्थन में स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को स्टार प्रचारकों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल रहीं। भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो तराई, भाबर और पर्वतीय हिस्सों में संसदीय क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ पर्वतीय मूल के साथ ही पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सिख समुदाय के लोग बहुतायत आते हैं, तो मुस्लिमों की भी संख्या अच्छी खासी है। लगभग 70% ग्रामीण और 30% नगरीय क्षेत्र है, जिसमें हल्द्वानी व रुद्रपुर में मलिन बस्तियां भी शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे वर्तमान सांसद अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। वे रानीखेत सीट से विधायक रहने के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी संगठन के रणनीतिकार रहे हैं। पूर्व में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में से 8 सीटें भाजपा के पास हैं। 3 नगर निगम और तीनों पर भाजपा का कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं और 11 ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के ही हैं। 14 में से कुल 6 विधायक कांग्रेस के हैं। 2 ब्लॉक प्रमुख नगर पालिका व नगर पंचायत में 6 पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। ऐसे में मतदाता इस बार किसके माथे पर जीत का तिलक लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सीट का अपना अलग ही मिजाज है। यहां का दमखम बाकी की सीटों का मुकाबले कहीं से भी हल्का नहीं है। इस लोकसभा सीट में सबसे कम 7 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। यहां का सियासी पारा कैसा रहने वाला है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी रण में उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट का दंगल बाकी सीटों से कम नहीं है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट का अलग ही मिजाज है। चीन, नेपाल के साथ ही गढ़वाल सीमा से सटी 4 जिलों में फैली अल्मोड़ा संसदीय सीट काली, गोरी, पूर्वी व पश्चिम रामगंगा, कोसी नदियों वाले क्षेत्र में हिमालय का भूभाग भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में सबसे कम 7 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने जहां पुराने चेहरे पर ही दांव लगाते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी सिटिंग एमपी अजय टमटा पर ही भरोसा दिखाया है।
लोकसभा सीट पर महिला और युवा फैक्टर काफी अहम है। इन दोनों वर्गों का रुझान जिस दल की तरफ होगा उसी की जीत तय है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 में से 6 विधानसभा सीटों पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है। इस लोकसभा सीट का परिसीमन 1987 में हुआ था। साल 2009 से अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ठाकुर बाहुल्य है और ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मतदाताओं का आंकड़ा लगभग बराबर है। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और उत्तराखंड पीपल्स पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। अल्मोड़ा सीट पर 90% आबादी ग्रामीण है, जबकि सिर्फ 10% मतदाता ही शहरों में निवास करते हैं। 4 जिलों के 5000 से अधिक गांवों के लोग जीत हार तय करते हैं। 55% राजपूत, 23% ब्राह्मण और 22% SC/ST वोटर हैं। चुनावी दंगल में बीजेपी कांग्रेस के साथ बीएसपी प्रत्याशी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में वोटरों का दल किसके हिस्से में आएगा ये तो वोटर ही जाने, लेकिन अल्मोड़ा सीट पर जंग जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। मतदाता के वोट से किस दल के हिस्से में जीत आएगी और किस दल के हिस्से में हार, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से किरण रिजिजू इसी चुनाव दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां भी कई हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक किरण रिजिजू इस चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां कई हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अरुणाचल पश्चिम सीट वर्तमान में भाजपा नेता किरण रिजिजू के पास है, जो 2024 के चुनावों में यहां से चौथी बार जीत हासिल करने पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार रिजिजू ने कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 1.74 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 के चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 78.50% मतदान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। किरण रिजिजू के सामने विपक्ष की चुनौती। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी, नबाम तुकी कांग्रेस, टोको शीतल गण सुरक्षा पार्टी, लेकी नोरगू स्वतंत्र, रोही तांगुंग स्वतंत्र, तेची राणा स्वतंत्र। अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र राज्य के पूरे तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमेय, ऊपरी सुबनसिरी और पश्चिमी सियांग जिलों को कवर करता है। 2019 चुनाव नतीजों की बात करें, ऐसा रहा 2019 का परिणाम। बीजेपी के किरण रिजिजू ने चुनाव जीत हासिल की। किरण रिजिजू को 2,25,796 वोट मिले। विरोधी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 50,953 वोट मिले। रिजिजू ने तुकी को 1,74,843 वोटरों का है और शेष 26% हिस्सा शहरी क्षेत्रों का है। अरुणाचल पश्चिम क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी बाहुल्य है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी 79.7% है। हिंदू, ईसाई और अन्य धार्मिक समूह जनसंख्या का 20%, 20% और 60% है। 2014 और 2019 में लगातार जीत के साथ मौजूदा सांसद के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। ऐसे में 2024 के रण में किरण रिजिजू का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में नागपुर बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से नितिन गडकरी इस चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में नागपुर की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में नितिन गडकरी के सामने चुनौतियां कई हैं। देखिए रिपोर्ट।
शहर नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी और देश का केंद्र बिंदु है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारकर एक रोचक मुकाबले का मंच तैयार किया है। नितिन गडकरी के सामने विपक्ष की चुनौती। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी, नाना पटोले कांग्रेस। कई चीजें नितिन गडकरी के पक्ष में आती हैं, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी और नितिन गडकरी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। वजह है नाना पटोले। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल नाना पटोले को कांग्रेस ने नागपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। माना जाता है कि नाना पटोले के इस पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। हालांकि नाना पटोले 2019 में नितिन गडकरी से चुनाव हार गए थे। ऐसा रहा 2019 परिणाम। बीजेपी ने इस सीट से जीत कायम रखी। नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले। कांग्रेस के नाना फाल्गुन राव पटोले को 4,44,212 वोट मिले। बसपा के मोहम्मद जमाल को 31,725 वोट मिले। नागपुर लोकसभा सीट पर 53.13% मतदान हुआ था। नागपुर जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र और 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका क्षेत्रफल 9,892 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर जिले की जनसंख्या 46,53,570 थी। 2001 से 11 के दशक में इसकी नागपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 21 लाख से अधिक है। इसमें से आधे तो ओबीसी हैं, जबकि 20% मतदाता दलित हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 12% तक है। दलित और ओबीसी मतदाता अहम हैं। कहते हैं ये दोनों वर्गों के वोट जिस तरफ बड़ी मात्रा में गए, पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। ऐसे में 2024 के रण में नितिन गडकरी का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने चाय पाउडर की न्यूनतम कीमत तय करने की मांग रखी थी, जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया। நம்மளுடைய பசுந்தேயிலைக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனை தூள் செய்து அனுப்புகின்ற நேரத்திலே சந்தையிலே அது 200 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்க வேண்டும். அப்படி விற்றால்தான் பசுந்தேயிலைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதனை இதுவரையிலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் அதனை கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினாலே நாங்கள் அன்றைய தினம் தீர்மானித்தபடி இப்பொழுது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். नीलगिरी जिले में लगभग 65,000 छोटे चाय किसान हैं। ये इंडस्ट्री चाय की पत्तियों को तोड़ने, उनके ट्रांसपोर्टेशन और इसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देती है। नीलगिरी से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को डीएमके ने फिर से यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, जबकि लोकेश तमिल सेल्वन एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग स्टाफ रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारियां कैसी हैं, देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिहाजा प्रशासन ने वोटिंग स्टाफ को दूर दराज के इलाकों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चुनाव कराने वाली टीमें बुधवार को कठुआ में जिला हेडक्वार्टर पर जुटी, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में हमारा 3 फेज में ट्रेनिंग की गई और वो 2 फेज में बनी और
2 बार बनी बुलाया गया और 1 बार हीरनगर में, और सारा ही जितना भी कैसे काम करना वो सारा ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है और हर एक चीज़ को ब्रीफली बताया गया है कि कैसे क्या काम करना है। स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्दी डीसी साहब को मुबारकबाद ही देता हूं कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाने के लिए भी, और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले भी चुनावों का कामकाज देख चुके अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि ठहरने और खाने पीने के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे बड़ा समय लगता है क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पे बड़ी में पहुँचने में, और उसके आगे भी कई बार हमें पैदल चलना पड़ता है। एक बार तो हम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल गए थे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था जो वो बड़ी परेशानी होती है, कई बार वो व्यवस्था कर दी जाए। हाँ बनी में दी हुई है, मैंने ड्यूटी दी हुई है। चलो थोड़ा है दूर तो क्या करना, फिर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, मुलाजिम हैं तो फिर जाना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। उधमपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से है। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहां पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है। देखें रिपोर्ट। असम में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बात अगर नागांव जिले की करें तो यहाँ पर प्रशासन चुनाव ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस करने में जुटा है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ईवीएम मशीनों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना जरूरी है ताकि उनकी ट्रैकिंग भी की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी गाड़ी है जिसमें ईवीएम का मूवमेंट होगा उसमें जीपीएस का फैसिलिटी होना चाहिए। हम इलेक्शन के दिन ये सारी गाड़ियों का मूवमेंट ट्रैक करेंगे और अगर हमें कोई भी गतिविधि डाउटफुल लगेगी तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए हमने सारे तरह के इंतजाम किए हुए हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम, बहुत सारे टीम सभी एक्टिव हैं। सबका यही उद्देश्य है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अनुसार कैंपेनिंग प्रोसेस चल रहा है ये सुनिश्चित करना। असम में 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 और 7 मई को मतदान होगा। नागांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और देश की बात में फिलहाल लेते हैं। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।